बच्चों नमस्कार। बच्चों, कल का जो चैप्टर आधा रह गया था उसके आज मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। हड़प्पा सभ्यता। इस लेसन से बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से मैटर आता है और ये इसकी ऐसा चैप्टर है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो भूलने वाली हों। बड़े आराम से आप एक एक चीज़ को याद कर सकते हैं। आज सबसे पहले CBSE की बुक में जो क्वेश्चन है उनके आंसर लेके आया हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की भी पहचान कीजिए। अब जो तुम्हारा लिखने वाला कागज़ होगा उसे दो हिस्सों में बांट दीजिए। दो खाने बना लीजिए, उसमें एक तरफ भोजन और दूसरी तरफ उपलब्ध कराने वाले समूह। पहला, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, उसमें जैसे फल सब्जी ये सब चीज़ें आएंगी तो इसका संग्राहक। उपलब्ध कराने वाले समूह संग्राहक। दूसरा, मांस तथा मछली। संग्राहक इसमें इसका जो उपलब्ध कराने वाला समूह आखेटक या शिकारी समुदाय। तीसरा, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चने, बाजरा, चावल, तिल जैसे खाद्य पदार्थ, इन्हें उपलब्ध कराने वाला समूह है कृषक समूह। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान वहाँ के लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक भिन्नता प्रकट करते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि दो साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। ये मैंने आपको कल बताया था कि जो समाधान है उनमें लोगों के ज़रूरत की चीज़ें भी रखी जाती थी, तो उन चीज़ों के आधार पर ही उसका वर्गीकरण हो जाता है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। यदि उनके साथ कीमती वस्तुएं मिलती हैं तो पता चल जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वो राजा हो सकते हैं या कोई मंत्री होंगे ऊंचे, तो वही सब चीज़ें उसमें हैं। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता कई प्रकार से लगाते हैं। इसके लिए वे मुख्यतः निम्नलिखित भिन्नताओं को आधार बनाते हैं। समाधान। हड़प्पा संस्कृति में समाधानों में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थीं। ये वस्तुएं बहुमूल्य भी हो सकती थीं और साधारण भी। बहुमूल्य वस्तुएं मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती हैं, जबकि साधारण वस्तुएं उसकी साधारण आर्थिक स्थिति के प्रतीक हैं। हड़प्पा स्थलों के जिन गर्तों में शवों को दबाया गया था वहाँ भी ये भिन्नता दिखाई देती है। इन गर्तों के जो फर्श चिनाई करके बनाए गए थे वे मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। इसमें दूसरा साक्ष्य विलासिता की वस्तुएं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है पुरातत्वविदों को अध्ययन में इन्हें मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी आदि साधारण पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभाण, सुइयाँ, झाबा आदि शामिल है। ये वस्तुएं प्राय सभी बस्तियों में पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को विलास की मानते हैं जो दुर्लभ हों, जो मुश्किल से मिलती हों अथवा महंगी हों, या फिर स्थानीय स्तर पर न मिलने वाले पदार्थों से अथवा जटिल तकनीक से बनी हों। इस दृष्टि से फायंस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, और जिन बस्तियों में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली हैं वहाँ के समाजों का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा।
हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन के उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। अथवा हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली एक अनूठी विशेषता है। यह वहाँ की नगर योजना की ओर संकेत करती है। जल निकास व्यवस्था नगर योजना का अभिन्न अंग होती है। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का समुचित होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जो जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी। शहर के प्रत्येक आवास की गली की नालियों से जोड़ा गया था। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके साथ साथ आवासों का निर्माण किया गया था। फिर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटाकर बनाई जाती थी ताकि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों में आसानी से जोड़ा जा सके। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सके। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी अथवा मलकुंड में गिरती थीं। पानी का ठोस पदार्थ वहाँ पर जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। इस प्रकार गंदा पानी नगर से बाहर निकल जाता था। मैके के अनुसार यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे अधिक सुविधाजनक प्राचीन जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक अति महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया थी। यह मुख्यतः चनूदड़ों में प्रचलित थी। इसमें प्रयुक्त सामग्री मनके बनाने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। इनमें सुंदर लाल रंग का कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज आदि पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं और शंख, फ्यांस तथा पकी मिट्टी आदि शामिल थीं। मनके बनाने की प्रक्रिया। भिन्न भिन्न प्रकार के मनके भिन्न भिन्न विधियों द्वारा बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए कार्निलियन के मनके बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। कार्निलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल तथा मनकों को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में से ही तोड़ लिया जाता था और फिर सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। आखिरी चरण में मनकों की घिसाई की जाती थी और इनमें छेद किए जाते थे। इन पर पॉलिश होने के बाद मनके तैयार हो जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार का शिल्प उत्पादन किया जाता था। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों की ज़रूरत पड़ती थी। इनमें से मुख्य कच्चे मालों की सूची इस प्रकार है। कार्निलियन, सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न, स्फटिक, क्वार्ट्ज, शंख, सेलखड़ी, एक प्रकार का पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, मिट्टी, लाजवर्द मणि, अस्थियाँ, जिप्सम, फ्यांस और विविध प्रकार की लकड़ियाँ तथा पत्थर। कच्चा माल प्राप्ति के तरीके।
मिट्टी, साधारण लकड़ी जैसे कुछ माल स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाते थे, परंतु पत्थर, बढ़िया लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे। इसके लिए हड़प्पावासी कई तरीके अपनाते थे, जो निम्नलिखित हैं। बस्तियां स्थापित करना। हड़प्पावासी उन स्थानों पर बस्तियां स्थापित करते थे जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुघई, यह स्थल अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के स्रोत के निकट स्थित था। इसी प्रकार लोथल, कार्निलियन, गुजरात में भड़ौच, सेलखड़ी, दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु तांबा राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित बस्तियां बनाईं। अभियान भेजना कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। उदाहरण के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में तांबे तथा दक्षिण भारत में सोने के लिए अभियान भेजे गए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन प्रदेशों में यदाकदा मिलने वाले हड़प्पाई पुरावस्तुएं इन संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। यहाँ तांबे की वस्तुओं की विशाल संपदा मिली थी। संभवतः इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। MCQ क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर पर विराजमान शिव की पहचान के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उसे गजपति के रूप में दिखाया गया है। नंबर 2, उसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। नंबर 3, वह पशुओं से घिरा है। नंबर 4, इसे पार्वती की आकृति के साथ दिखाया गया है। शिव की पहचान के लिए ऊपर दिए गए कारकों में से कौन से सही हैं? पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, या तीसरा और चौथा? इसका सही विकल्प है दूसरा और तीसरा। दूसरा, उसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, और तीसरा, वह पशुओं से घिरा हुआ है। पुरातत्व किस प्रकार की वस्तुओं को विलास की वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं? उचित विकल्प चुनिए। पहला, जो दुर्लभ अथवा महंगी हो। दूसरा, जो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हों। तीसरा, जो जटिल तकनीकों से बनाई गई हों। चौथा, जो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बनी हो। अब इसमें कौन सा सही है? पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा चौथा, या पहला चौथा, या 1 3 4? इसका सही आंसर है डी, 1 3 4। जो दुर्लभ अथवा महंगी हो। दूसरा, जो जटिल तकनीकी से बनाई गई हो। तीसरा, चौथा, जो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बनी हो। हड़प्पा की भरण पोषण रीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है? पुरातत्वविद जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे हैं। नंबर 2, प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों को हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने जैसे मोटे अनाज, जौ आदि मिले हैं। नंबर 3, पुरातत्वविदों के अनुसार पशु पाले जाते थे। नंबर 4, इसमें सही है
एक पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या केवल दूसरा? इसमें पहले दूसरे तीसरे तीनों सही हैं। हड़प्पाई लिपि की रहस्यमयी क्यों कहा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही की पहचान कीजिए। ये चित्रात्मक और समरूप थी। दूसरा, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तीसरा, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं। और चौथा, इसमें बहुत अधिक संकेत चिन्ह थे, 600 से 1000 तक। सही आंसर है तीसरा, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं। हड़प्पा के पुरोहित राजा के संदर्भ में पुरातत्वविदों के अनुसार दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था। नंबर 2, वह मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था। नंबर 3, वह हड़प्पा के धर्म से संबंधित था। नंबर 4, उसका सत्तावादी विधान हड़प्पा के पतन के कारणों में से एक हो सकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला तीसरा चौथा, या दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा चौथा? सही है विकल्प पहला दूसरा तीसरा। पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था, वह मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था और वह हड़प्पा के धर्म से संबंधित था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में नीचे दिए गए जोड़ों में सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। मोहर तथा मुद्रांकन, धर्म का प्रसार करना। हड़प्पाई मर्तबान ओमानी सोने से निर्मित। सभादान, गर्तों में रखकर जलाना। गृह स्थापत्य, एकांतता को महत्व। इनमें सही जोड़ा है सभादान, गर्तों में रखकर जलाना। निम्नलिखित में से द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? R.E.M. व्हीलर, या जॉन मार्शल, या S.N. रॉय, या राखाल दास बनर्जी? सही आंसर है S.N. रॉय। S.N. रॉय ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। निम्न में से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? ए. अलेक्जेंडर कनिंघम, बी. हेराल्ड हारग्रीव, सी. दयाराम साहनी, डी. जॉन मार्शल? सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्न में से कौन सी एक धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बेमेल है? मातृदेवी, पुरोहित राजा, योगी मुद्रा वाली मोहर, सांस्कृतिक यज्ञ? इनमें जो गलत है वो है सांस्कृतिक यज्ञ। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन शहर पूर्ण रूप से शंख शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? कोटदीजी, कालीबंगन, मांड, या चुनूद्रो? सही आंसर है चनूद्रो। चनूद्रो जो था वो पूरी तरह से शंख शिल्प उत्पादन में लगा हुआ था। हड़प्पा की गृह स्थापत्य कला में धरातल स्तर पर दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसके लिए संभव कारण की पहचान कीजिए। यह एक परंपरा थी। नंबर 2, निजता बनाए रखने के लिए थी। नंबर 3, हवा के आवागमन की अज्ञानता थी। नंबर 4, नियोजन पद्धति का सही ना होना था। सही आंसर है 2, निजता बनाए रखने के लिए की गई थी ऐसी व्यवस्था। 2 कथन दिए गए हैं, एक को अवकरण ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अवकथन ए, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पा लिपि गूढ़ लगती है। कारण आर, हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी,
दोनों ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी, आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। सही आंसर है ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए में एक अवकथन जबकि आर में इस अवकथन के कारण को दर्शाया गया है। उपर्युक्त उत्तर का विकल्प चुनिए। दृढ़ कथन ए, हड़प्पा का दुर्ग ऊंचाई पर था। कारण आर, यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। ए सही है, आर भी सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए सही है नहीं है, आर सही है। डी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। उत्तर बी, ए सही है और आर भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दृढ़ कथन ए, मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों के निर्माण में लोग अपनी एकांतता को महत्व देते थे। कारण आर, भूमि तल पर बनी दीवारों में बहुत सी खिड़कियां हैं। ऑप्शन ए सही नहीं है, आर भी सही नहीं है। बी, ए सही है, आर भी सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है, आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है, आर सही है। सही आंसर है सी, ए सही है और आर सही नहीं है। दृढ़ कथन, हड़प्पा संस्कृति का मेसोपोटामिया से संपर्क संभवतः सामुद्रिक मार्ग से था। कारण आर, मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं तथा हड़प्पा की मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों का चित्रांकन मिलते हैं। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, आर सही नहीं है, ए भी सही नहीं है। सी, ए सही नहीं है, आर सही है। डी, ए सही है, आर भी सही है परंतु यह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्तर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पाई लोगों का पालतू जानवर नहीं था? गाय, भेड़ बकरी, भैंस या सूअर? आंसर है इसका गाय। गाय जो था वो हड़प्पा वासियों की पालतू जानवर नहीं था। हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजाति के पशुओं की हड्डियां नहीं मिलती हैं: बरा तथा जंगली सूअर, घड़ियाल, हिरण तथा हाथी। उत्तर है हाथी। पुरा स्थलों से बरा तथा जंगली सूअर, घड़ियाल और हिरण की हड्डियां मिली हैं लेकिन हाथी की हड्डियां कहीं भी नहीं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है कालीबंगन, लोथल, बनावली या सोतुरगई। आंसर है इसका बनावली, सी। सोतुरगई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या इनमें से कोई नहीं? आंसर है अफ़गानिस्तान। सोतुरगई जो है वो अफ़गानिस्तान में स्थित है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, धौलावीरा या हड़प्पा? आंसर है हड़प्पा। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग घर पर मिला है? मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धौलावीरा, डी कालीबंगन। उत्तर इसका है ए मोहनजोदड़ो। मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? सामान्य सभादान, बी राजकीय सभादान, सी राजकीय संग्रहालय, डी अनाज गोदाम। सही आंसर है बी राजकीय सभादान। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? उत्तर ए
कार्निलियन, बी जैस्पर, सी स्फटिक, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी चीज़ों से मन के हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। निम्न हड़प्पा स्थलों से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। चनूदड़ो, लोथल, धोलावीरा या सभी जगह। इन सभी जगह पर मनकों में छेद करने के औजार मिले हैं। चनूदड़ो में भी, लोथल में भी और धोलावीरा में भी। हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था? कलूर कर्नाटक, खेतड़ी राजस्थान, अमरावती आंध्र प्रदेश या कोलार कर्नाटक। सही आंसर है बी खेतड़ी राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? चीन की सभ्यता, बी आर्य सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी सभी सभ्यताएं। सही आंसर है सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग है 26, बी 200, सी 250 से 300, डी 375 से 400। सही आंसर है 375 से 400। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। सही आंसर है ए बाएं से दाएं। हड़प्पा सभ्यता के बांटों का आकार कैसा था? आयताकार, गोल, घनाकार या शंक्वाकार। सही आंसर है सी घनाकार। हड़प्पा सभ्यता के बांटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। द्विआधारी, बी दशमलव प्रणाली, सी षष्ठक प्रणाली, डी त्रिआधारी प्रणाली। उत्तर है बी दशमलव प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत है। सेलखड़ी की हड़प्पाकालीन मोहरें, बी मोहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र, सी मोहरों पर उत्कीर्णित एक विशेष लिपि के चिन्ह, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की किस पुरावस्तु का उपयोग मुख्यतः लंबी दूरी संचार व्यवस्था में किया जाता था? शंख, बी पत्थर, सी मोहरें, डी सेलखड़ी। उत्तर है सी मोहरें। निम्न में से कौन सा विकसित हड़प्पा पुरास्थल आज के गुजरात में स्थित है? ए राखीगढ़ी, बी धोलावीरा, सी कोटदीजी, डी आमरी। सही आंसर है बी धोलावीरा। निम्न में से कौन सा हड़प्पाई संस्कृति का शिल्प उत्पादन का केंद्र था? बनावली, बी कालीबंगा, सी चनूदड़ो, डी मांडा। सही आंसर है सी चनूदड़ो। निम्न में से यह वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी बनाया है? ए यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बी ये संकेतों और वर्णमाला युक्त है, सी इसमें बड़ी संख्या में 375 से अधिक संकेत हैं, या डी यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सही आंसर है डी यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। निम्न में से अर्नेस्ट मैके ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया, बी एंशिएंट इंडिया, सी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, डी अर्ली इंडियंस। सही आंसर है सी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्ध करता है कि हड़प्पाई समाज से कुछ ही अधिकारी निर्णय लेने में थे और उन्हें लागू करते थे? नंबर 1, हड़प्पा पुरावस्तुओं की असाधारण एकरूपता। नंबर 2, ईंट जिनका उत्पादन
एक केंद्र पर नहीं होता था, पर वे समान अनुपात की थीं। नंबर 3, बस्तियां रणनीति के अनुसार वहां बनाई गईं। नंबर 4, पूरे हड़प्पाई समाज में एक शासक था। विकल्प ए और 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। सही आंसर है ए 1 और 2। हड़प्पा पुरावस्तुओं की असाधारण एकरूपता। और नंबर 2, ईंट जिनका उत्पादन एक केंद्र पर नहीं होता था, पर वे समान अनुपात की थी। मोहनजोदड़ो की घरेलू वास्तुकला के अनुसार भूतल का अर्थ निवासियों की मित्रता से है। निम्नलिखित कथनों में से उस कथन की पहचान कीजिए जो इसे सिद्ध करता है। नंबर 1, घर आंगन के मध्य में होता थे। नंबर 2, दीवारों में खिड़कियां नहीं थीं। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं होता था। नंबर 4, बहुत से घरों में ऐसे कुएं थे जो कक्ष में बनाए गए थे, जिसमें बाहर से आया जा सकता था। विकल्प 1 और 2 सही है। विकल्प 2 और 3 सही है। विकल्प 3 और 4 सही है। विकल्प 1 और 4 सही है। सही आंसर है बी 2 और 3। तीसरा है, घर के मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं होता था। और दूसरा है इसमें दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। और ये खिड़कियां जो है वो नीचे के तल में नहीं थी, ऊपर के तल में खिड़कियां मौजूद थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अभियान भेजते थे, जैसे कि तांबे के लिए राजस्थान के खाली जगह में तथा सोने के लिए दक्षिण भारत में। सही आंसर है राजस्थान के खेतड़ी में। हड़प्पा स्थलों पर मिले खाली जगह के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। इसका पूरा होगा, हड़प्पा स्थलों पर मिले अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू खाली जगह केंद्रों का विकास था। पूरा होगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। चौथा, हड़प्पा शहरों की जल खाली जगह वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। इसे पूरा करेंगे, हड़प्पा शहरों की जल निकास प्रणाली वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। अगला, पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो खाली जगह हों अथवा महंगी हों। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी हों। लोथल खाली जगह राज्य में स्थित है। उत्तर, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस पदार्थ से बनी है? उत्तर, ये सीलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता था? उत्तर, इनका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा पूर्व की बस्तियों में कौन कौन से व्यवसाय प्रचलित थे? इनमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी व्यवसाय प्रचलित थे। हड़प्पा संस्कृति के 2 केंद्रों के नाम बताइए जहाँ शंख से वस्तुएं बनाई जाती थीं। उत्तर, नागेश्वर तथा बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? उत्तर, चनूदड़ो। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविदों ने द्वारा ढूंढी जाने वाली कोई दो चीज़ें बताओ। उत्तर, प्रस्तर पिंड तथा अन्य कच्चा माल, औजार, कूड़ा करकट आदि। हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम बताओ जहाँ से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं। चनूदड़ो, लोथल तथा धौलावीरा।
हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थान बताओ जहाँ खेतों की सिंचाई के संकेत मिले हैं। उत्तर शोतुरगई अफगानिस्तान, नहरों के अवशेष मिले हैं। और धौलावीरा से जलाशय। हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता व्यापक थी, इस बात के संकेत देने वाली 2 बातें बताओ। उत्तर मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर मिली लिखावट। नंबर 2 एक प्राचीन सूचना पट। ऋग्वेद के बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग भी होने लगा, जो वैदिक काल का देवता था, परंतु दोनों में अंतर है। ऐसे किन्हीं 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। उत्तर शिव की तरह रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही एक योगी रूप में दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर कौन कौन से थे? उस समय के जंगली जानवरों के नाम भी बताओ। पालतू जानवर मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी तथा सूअर। जंगली जानवर जंगली सूअर, बारह, हिरण तथा घड़ियाल। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर अफगानिस्तान में शोतुरगई नामक पुरा स्थल से। हड़प्पा शहरों को कौन कौन से 2 भागों में बांटा जाता है? उत्तर हड़प्पा शहरों के 2 भाग थे, दुर्ग तथा निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? उत्तर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? उत्तर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई ईंटों की कोई एक विशेषता बताओ। इन ईंटों की लंबाई उनकी ऊंचाई की 4 गुनी तथा चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी होती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली 2 महत्वपूर्ण संरचनाओं के नाम बताओ। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार हैं। फायांस क्या होता है? उत्तर फायांस बालू, घिसी हुई रेत तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है। कार्निलियन का लाल रंग हड़प्पा वासियों ने कैसे प्राप्त किया? उत्तर हड़प्पावासी कार्निलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल तथा मनकों को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग से पकाते थे। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कौन कौन से कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे? उत्तर शिल्प उत्पादन के लिए पत्थर, लकड़ी तथा धातु आदि कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस बात किससे संकेत मिलता है कि स्थल मार्ग हड़प्पाई लोगों के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन थे? उत्तर हड़प्पाई स्थलों से मिट्टी से बने बैलगाड़ियों के खिलौने के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि बैलगाड़ियों का भी उस समय प्रयोग होता था और स्थल मार्ग से लोग बैलगाड़ियों से सामान की ढुलाई करते थे। पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है? उत्तर पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतरी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदुबाण हड़प्पा मृदुबाणों से भिन्न हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे? कोई एक तथ्य बताइए। उत्तर गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। हड़प्पा लिपि कैसी थी? हड़प्पा लिपि वर्णमाला नहीं बल्कि चित्रमय लिपि थी। कनिंगम कौन था अथवा भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? उत्तर कनिंगम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। स्तरक्रम विज्ञान से क्या अभिप्राय है? उत्तर पुरातात्विक चीलों में विभिन्न स्तर होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तरक्रम विज्ञान कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन 2 पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान था? उत्तर दयाराम साहनी और नंबर 2
राखलदास बनर्जी। प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेगान नामक स्थान से आने वाले तांबे का उल्लेख है। ये किस स्थान का जिक्र कर रहे हैं? उत्तर, ये ओमान का जिक्र कर रहे हैं। द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम बताइए। उत्तर, एम.एन. रॉय। जॉन मार्शल कौन थे? उत्तर, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। R.E.M. व्हीलर कौन था? उत्तर, R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित कौन होते हैं? वे वैज्ञानिक जो प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें पुरा वनस्पतिज्ञ क्या कहा जाता है? वे वैज्ञानिक जो प्राचीन जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करके उनकी जानकारियाँ जुटाते हैं। उन्होंने ही अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला था कि हड़प्पावासी कुछ जानवर पालते थे। ये पुरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातत्वविद कहलाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार काल तथा नामकरण की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली की होती हैं। उनका संबंध प्रायः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से होता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाँट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात आदि क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। नामकरण तथा काल। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक पुरा स्थल के नाम पर किया गया है। यह संस्कृति पहली बार इसी स्थान पर खोजी गई थी। इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी का अस्तित्व था, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती संस्कृतियां कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले किन्हीं 3 स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वहाँ से प्राप्त मोहरें। इनसे हमें लोगों के धर्म और बाहरी व्यापार की जानकारी मिलती है। समाधान। खुदाई में प्राप्त समाधानों से मृतक संस्कार के तरीकों का पता चलता है। और नंबर 3, विभिन्न वस्तुएं प्राप्त। खुदाई में प्राप्त खंडरों, मूर्तियों, मृदभाणों, आभूषणों, मनकों आदि से हड़प्पा वासियों के शिल्पों तथा रहन सहन के तरीके की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे? उत्तर, इतिहासकारों ने खुदाइयों से मिले अवशेषों तथा पुरावस्तुओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीकों का पता लगाया है। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के मुख्य तरीके निम्नलिखित थे। लोग कई प्रकार के पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था। उनके अनाजों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। इन अनाजों के दाने कई हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों में मिले हैं। चावल का प्रयोग संभवतः कम किया जाता था, क्योंकि चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, इनमें भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल थे। ये सभी पालतू जानवर थे। हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी इनका मांस भी खाते थे, परंतु यह पता नहीं चल पाया है कि इन जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे अथवा इनका मांस अन्य शिकारी समुदायों से प्राप्त करते थे।
वे कुछ पक्षियों का मांस भी खाते थे। हड़प्पा के शहरी केंद्रों के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा मोहनजोदड़ो का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, इस कथन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर: हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो में के अध्ययन में समझा जा सकता है। यह एक नियोजित शहर था। इसके दो भाग थे, दुर्ग तथा निचला शहर। इस नगर की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित थीं: सड़कों तथा गलियों का ग्रिड पद्धति में निर्माण। नंबर 2, समुचित जल निकासी व्यवस्था। नंबर 3, समान आकार की तथा पक्की ईंटों का प्रयोग। नंबर 4, आवासों की निश्चित योजना के अनुसार रचना। नंबर 5, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली महत्वपूर्ण संरचनाएं, जैसे मालगोदाम तथा विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर: हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बसाया जाता था। नगरों की गलियां और सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थीं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। लोग पक्की ईंटों से बने मकान में रहते थे। शासक वर्ग के लोगों के लिए मकान नगर के दुर्गों पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। मकानों में खिड़कियां तथा दरवाजे की व्यवस्था थी। हर घर में एक आंगन, स्नानागार, रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थीं। कुछ मकान 2 या 3 मंजिलों के भी होते थे। लोग विशाल भवनों में भी रहते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जो 11.88 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इस नगर में सबसे बड़ी इमारत धान्यागार या मालगोदाम थी। यह 45.7 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में 6 धान्यागार मिले हैं। जल निकास प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकास के लिए नालियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। नालियाँ पक्की बनी हुई थीं। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई करते समय सरलतापूर्वक हटाया जा सके। घरों की नालियों का पानी गली की नालियों में गिरता था। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला था, जिसमें सारे नगर का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था। हड़प्पा काल में शिल्प तथा उद्योग के क्षेत्र में होने वाले विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर: हड़प्पा संस्कृति के लोग कांच के निर्माण तथा प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। तांबे में टिन मिलाकर कांसा धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। हड़प्पा समाज में शिल्पियों में कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। ये प्रतिमाओं और बर्तनों के अतिरिक्त कई प्रकार के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, छुरा तथा बर्छा। खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं, उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे। यहाँ के लोग ऊन अथवा सूत कातने के लिए तकलियों का प्रयोग भी करते थे। ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के कपड़े बुने जाते थे। वहाँ पर ईंटों के विशाल भवन इस बात का प्रमाण है कि स्थापत्य राजगिरी वहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पा के लोग नावों का निर्माण भी करते थे। लोग मुद्रा निर्माण, मिट्टी की मोहरें बनाना और मूर्ति निर्माण में काफ़ी कुशल थे। कुछ सोने चांदी तथा रत्नों के आभूषण बनाते थे। हड़प्पा के कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। वे मिट्टी, तांबे तथा कांसे के बर्तन भी बनाने की कला में कुशल थे। उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन चिकने तथा चमकीले होते थे। बच्चों, अब तुम्हारा ये जो पाठ है वो लगभग ख़त्म हो गया है। अब आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड के हिसाब से।
और जहाँ भी समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। बच्चों, अब यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़े जाता हूँ जिनके उत्तर आपको देने हैं। शतुरगही कहाँ पर है? दूसरा, सभाधान से लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का कैसे पता चलता था? तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नीचे के घरों में खिड़कियां क्यों नहीं होती थी? चौथा प्रश्न, जहाँ कमरों में कुएं बनाए जाते थे तो वो कुएं घरों में ऐसी जगह क्यों बनाए जाते थे जिससे कि लोग बाहर से भी आकर के उसमें प्रवेश कर सकें? और अंतिम प्रश्न है कि भारत के पहले पुरातात्विक डायरेक्टर जनरल कौन थे? इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। नमस्कार। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों।